नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 24 सितंबर और दिन बुधवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य में रेड नेक फैलरोप देखा गया है? राइट आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए ये पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम आपको याद रखना है, नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये देखिए एक पक्षी ऐसा है जो कि अपने प्रवास के दौरान इस अभ्यारण्य में आता है, कुछ दिनों के लिए रहता है और मेनली ये समुद्र तट पर जाकर रहता है, ठीक है। लेकिन प्रवास के दौरान ये इस अभ्यारण्य में देखा गया है पहली बार, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए अगर हम बात करें आईयूसीएन की जो रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है उसमें लीस्ट कंसर्न, ठीक है, लीस्ट कंसर्न श्रेणी में कैटेगरी में ये है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इसको डाला गया है। तो आपको ध्यान रखना है रेड नेक फैलरोप। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, थोड़ा सा आईयूसीएन के बारे में जानते हैं। देखिए आईयूसीएन सरकारी और नागरिकों दोनों के द्वारा मिलकर एक बनी संस्था है जिसका गठन हुआ था 1948 में, ठीक है। अब इसका देखिए काम क्या क्या है, आइए आराम से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्यता संघ है। देखिए ये आईयूसीएन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी स्टेटमेंट कई बार दिया जाता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। देखिए ये प्रकृति में पेड़ पौधे, ठीक है, प्रकृति में पेड़ पौधे के साथ वन्य जीवों पर भी अपनी रेड डाटा लिस्ट को जारी करता है, वन्य जीवों पर भी, ठीक है, तो दोनों पर। और जो ये लिस्ट जारी की जाती है ये मेनली 9 श्रेणियों में जारी की जाती है, ये मेनली 9 श्रेणियों में जारी की जाती है, ठीक है। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो आपका जो अत्यधिक डेंजरस स्थिति में होते हैं या जो बिल्कुल लास्ट अपने स्टेज पर हैं उन्हीं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ देता है। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिए। आईयूसीएन द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधे और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। अगर हम सदस्यता की बात करें तो इसमें 1400 से अधिक सदस्य संगठन और 17,000 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हैं, ठीक है। तो ये हो गया आईयूसीएन के बारे में जानकारी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने छात्रों के लिए ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ये ऑनलाइन इंटर्नशिप शुरू की गई है। और अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1993 में, ठीक है, स्थापना हुई थी 1993 में। अधिनियम किस अधिनियम के तहत? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना। ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, ठीक है, ये एक वैधानिक संस्था है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य की बात करें तो संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता आदि की रक्षा और संवर्धन। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर, हर वर्ष 12 अक्टूबर को देखिए मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन 2018 को एनएचआरसी ने अपने 25 वर्ष पूरे किए, ठीक है, 25 वर्ष पूरे किए। और भूमिका क्या है? देश में मानवाधिकारों का संरक्षक और प्रहरी वॉच डॉग बोला जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए किसी भी राज्य में अगर कोई घटना होती है, अगर आप मेनली आदिवासी राज्यों में चले जाइए तो स्वतः संज्ञान लेता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर में ध्यान से देखा होगा तो अक्सर आदिवासी इलाकों में या अगर SC ST से कोई मामले आते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने आप स्वतः संज्ञान लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका NHRC। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नई दिल्ली स्थित किस संस्था ने वर्ष 2025 में 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें मेनली जो आपको जानना है वो ये है कि इस बार का जो विषय है, तो इसका विषय है सांकेतिक भाषा के अधिकार के बिना कोई मानवाधिकार नहीं है। इस बार का जो विषय है वो है सांकेतिक भाषा के अधिकार के बिना कोई मानवाधिकार नहीं। तो यहाँ पर आपका जो की पॉइंट हो जाएगा वो है कोई मानवाधिकार नहीं। अगर आपसे विषय पूछा जाएगा तो वहाँ पर मानवाधिकार शब्द जरूर रहेगा। ठीक है, सांकेतिक भाषा के बिना कोई मानवाधिकार नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनपीएसएस ऐप किस वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुआ है? राइट आंसर है किसानों के लिए। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप किसानों के लिए लाभदायक है। गूगल प्ले स्टोर से जा करके इस ऐप को डाउनलोड करके किसानों के लिए ये सुविधा दी गई है कि आप अगर आपके पेड़ में मतलब आपके कृषि उपज में जो भी चीज़ें हैं उसमें फसल में कोई भी बीमारी अगर लगी है तो आप उस ऐप के जरिए उसकी पिक लेकर के उसमें डाल सकते हैं और फिर आपको उसका उपचार दे दिया जाएगा। तो किसानों के लिए ये ऐप मेनली कीट प्रबंधन, ठीक है, कीट प्रबंधन की इसमें बात की गई है, कीट प्रबंधन की इसमें बात की गई है। तो आपको ये ऐप ध्यान रखना है, एनपीएसएस ऐप। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक योजना देख लीजिए, पीएम धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो योजना स्टार्ट की गई वो विशेष रूप से निम्न उत्पादकता फसलों की कम बुआई वाले और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को लक्षित करती है। और इसको देखिए, ये कब स्टार्ट की गई, तो ज्ञानवीरों ये इस बार के ही बजट में 2025 के बजट में इसकी घोषणा, इस योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, मौजूदा जो भी योजनाएं हैं विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो बड़े जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है किसानों का, जिसमें कि ये 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान आएंगे और 2025 में इसे लॉन्च किया गया, बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर ने नो कार डे मनाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया? तो बिल्कुल स्वच्छ नगरी इंदौर। इंदौर के द्वारा देखिए नो कार डे मनाया गया और ये मनाया गया आपका 22 सितंबर को। देखिए 22 सितंबर को आपका ये मनाया गया और ये देखिए हर वर्ष मनाया जाता है 22 सितंबर को, ये हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इससे क्या हुआ, करीब 1.8 यानी कि 1,80,000 लीटर पेट्रोल और डीजल मिलाकर, दोनों को मिलाकर की खपत कम हुई। जो और दिनों में खपत होती है उसमें 1,80,000 डीजल और पेट्रोल को मिलाकर खपत कम हुई। तो इस तरह से पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। मुझे तो लगता है ये प्रत्येक शहर, जहाँ पर बड़े शहर और प्रत्येक राज्य को ऐसी शुरुआत किया जाना चाहिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए स्वच्छ नगरी है तो पर्यावरण के मामले में नो कार डे आराम से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 वर्ष बाद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो राइट आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, जो फर्स्ट स्काउट गाइड, ये जो जम्बूरी है, इसका जो आयोजन किया गया था वो 1953 में और ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हैदराबाद में आयोजन किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के आने वाले
एग्ज़ाम में मैं कह रही हूँ 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महालेखाकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व बचत के मामले में 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, एक बार को ये कहना चाहिए कि बीमारू राज्य से अब हम राजस्व सरप्लस की ओर उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। देखिए, राजस्व सरप्लस से आशय क्या है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस से आशय क्या है, राजस्व बचत से आशय क्या है। इससे मतलब ये है कि जो सरकार की आय है उसके खर्च से अब ज़्यादा है, यानी कि हम जितना खर्च कर रहे हैं उससे हमारी इनकम अधिक है, यानी कि हम सेविंग्स कर पा रहे हैं। एकदम साधारण शब्दों में, इकोनॉमिक्स के वर्ड्स में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल इजी वर्ड्स है कि हमारी अब बचत ज़्यादा हो रही है जितनी हमारी आय और व्यय है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इस मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड नंबर पर आपका गुजरात हो गया और थर्ड नंबर पर हो गया उड़ीसा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 1-2 दिन पहले का ही ये न्यूज़ है, वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 में भारत की जूनियर हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर रोहित। ठीक है, रोहित कप्तान चुने गए हैं। और आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, सुल्तान ऑफ जोहर कप कई बार पूछा जाता है, ये कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, जो ये पहला मैच होगा वो ब्रिटेन के खिलाफ होगा, जो पहला मैच कि इसमें आयोजित किया जाएगा। तो ठीक है, रोहित के नेतृत्व में ये मैच खेला जाएगा, जोहर कप, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ी एलएनजी ऑटो फ्यूल रिटेलर बनकर उभरी यूजीआईएल। इम्पॉर्टेंट है, इसके इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट्स देख लीजिए। यूजीआईएल भारत की सबसे बड़ी एलएनजी ऑटो फ्यूल रिटेलर कंपनी बनकर उभरी है। कंपनी का लक्ष्य है देश भर में 100 एलएनजी फ्यूल आउटलेट्स स्थापित करना। वर्तमान में इसके कई राज्यों में आउटलेट्स चल भी रहे हैं, जिसमें ये राज्य के नाम है महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ये इन राज्यों में ऑलरेडी चल रहा है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस को बढ़ावा देकर कंपनी परिवहन क्षेत्र में कम प्रदूषण और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। एलएनजी डीजल और पेट्रोल का स्वच्छ और किफ़ायती विकल्प माना जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यूजीआईएल। ठीक है, इस कंपनी को आपको ध्यान रखना है, एलएनजी से रिलेट करती है। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से 2025 के लिए घोषित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम शामिल किया गया है? राइट आंसर है प्रोफेसर प्रभाकर सेमवाल, उत्तराखंड के निवासी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये संबंधित हैं और इन्हें विश्व के 2% वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 24वां इंटरनेशनल सी फूड शो IISS 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। देखिए, वर्तमान समय में इसका आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि समुद्री जो भोजन है या समुद्री जो निर्यातक वस्तुएं होती हैं उसमें भारत बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। भारत का प्रमुख स्थान है अगर विश्व स्तर पर बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ देखिए ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो सी फूड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ये एक गैर लाभकारी, ठीक है, गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गैर सरकारी संस्था है। इसका काम क्या है? वही भारत में समुद्री भोजन और समुद्र से संबंधित चीज़ों का निर्यात करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1973 में स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना 1973 में हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? तो कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका कोच्चि में है। ठीक है, मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2035 तक 2035 तक तंबाकू और शराब पर कम से कम 50% टैक्स बढ़ाने का आग्रह किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा आग्रह किया है। इसके अलावा तंबाकू शराब के अलावा जो शुगरी प्रोडक्ट होते हैं उन पर भी, यानी कि जिन पर चीनी भी होती है उन पर भी ये बात की गई है। अब देखिए, ये जो पहल का नाम है उसको आपको देखना है, क्योंकि कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है। 3/35 पहल ये WHO के द्वारा स्टार्ट की गई है और सभी देशों से ऐसा आग्रह किया गया है कि आप तंबाकू और शराब पर 50% तक का टैक्स बढ़ा दीजिए। तो ये आपको पहल याद रखनी है WHO के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक महासागर शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में BBNJ संधि कब से प्रभावी होगी? तो राइट आंसर है यहाँ पर 17 जनवरी 2026। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 17 जनवरी 2026। इसमें 60 देशों के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है। 60 देशों के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है। और देखिए इसका जो गठन हुआ है यो UN क्लॉज के तहत ही हुआ है। UN क्लॉज के तहत ही हुआ है, यानी कि जो कि समुद्र की सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित कार्य करता है विश्व भर में। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, कल मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज देखिए, इसके अलावा इसमें UN क्लॉज के तहत तो हो गया, इसके साथ ही साथ ये 200 नॉटिकल मील, यानी जिस भी देश की सीमा, समुद्री सीमा लगती है, तट लगते हैं, उससे 200 नॉटिकल मील के बाद इसका कार्य होगा। ठीक है, और क्या कार्य होगा? तो समुद्री सुरक्षा और प्रबंधन। ठीक है, समुद्री सुरक्षा और प्रबंधन। देखिए समुद्र की जो दूरी होती है वो कभी किलोमीटर में नहीं नापी जाती है, बल्कि नॉटिकल मील बोलते हैं। आपको ये एक बार क्वेश्चन भी ये कहीं पर पूछा गया है, नॉटिकल मील। ठीक है, समुद्र की दूरी किस आधार पर नापी जाती है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, वहां पर नॉटिकल मील आपका राइट आंसर होगा। तो समुद्री सुरक्षा और प्रबंधन, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO और प्रमुख प्रबंधीय पदाधिकारी नियुक्त किया है? राइट आंसर है विरल दमानिया। देखिए इस बैंक में ये परिवर्तन क्यों अभी किया गया? क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप, कई सारे लेन देन में हेरफेर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से विरल दमानिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है आपका मोरक्को। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की यात्रा पर हैं, जहां पर ये आपसी सहयोग, रक्षा सहयोग किया गया है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैप देख लेते हैं मोरक्को का। अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम की तरफ मोरक्को ये है। और अगर इसकी हम राजधानी की बात करें तो देखिए रबात। ठीक है, इसकी राजधानी है रबात। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो देखिए अल्जीरिया। ठीक है, वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा और स्पेन। ठीक है, तो ये इसका। और अगर हम यहाँ पर बात करें समुद्री, तो अटलांटिक ओशन, इसके साथ ही साथ भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर से भी सीमा इसकी लगती है, अगर सागरी तट की बात की जाए। और अटलांटिक ओशन तो मैंने बता ही दिया। इसके साथ ही साथ अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, ज्ञानवीरों करेंसी की, तो वो है मोरक्को। ये हो गया। अब आगे देखिए, इसके अलावा एक फैक्ट और आपका यहाँ पर, ये जो देखिए मोरक्को और स्पेन से सीमा लग रही है। ठीक है ना, स्पेन रह गया था, स्पेन से जो उत्तर की साइड से सीमा लग रही है, तो ये किससे जुड़ता है? ये आपका जुड़ता है जिब्राल्टर। ठीक है, ये आपका जुड़ता है जिब्राल्टर
जिब्राल्टर जल संधि से, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से ये दोनों देश आपस में जुड़ते हैं, मोरक्को और स्पेन के मध्य। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर कल आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।